मेसर्स ओमेगा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, 3 डिपार्टमेंट है XYZ, तीनों डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन 31 मार्च ईयर एंडिंग के लिए दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी, डेटर्स दे रखे हैं, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है, एरिया कौन सा डिपार्टमेंट स्क्वायर फीट में कितना एरिया है, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, और उसके बाद कुछ और रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंस के आइटम्स आपको दे रखे हैं, जैसे हमारा कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, रेंट, ओ माय गॉड, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, और ये मानते हुए कि डाउटफुल डेट्स, बेड डेट लिखा है वैसे वो डाउटफुल डेट्स होना चाहिए, कि डाउटफुल डेट्स का 5% का प्रोविजन बनाना है, कुछ भी नया नहीं है इस टॉपिक में। मैंने अभी तक क्या कहा आपसे, एक ही पॉइंट नया आया है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो इस क्वेश्चन को निकाल लें आप लोग फटाफट से। चलिए इलस्ट्रेशन 4 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे भाई डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल, इलस्ट्रेशन 4। इस टॉपिक में मैं आपको हेडिंग्स दिलवाऊंगा, वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इलस्ट्रेशन 4, नो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, नो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ये इलस्ट्रेशन 4 अभी हमने पढ़ा, इसमें हमें 3 डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया है। नो इंटर है ही नहीं, अरे होता तो देखते कॉस्ट पे है, मार्केट प्राइस पे है, बार्गेन प्राइस पे है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है ही नहीं। ठीक है सर, नहीं है तो अच्छी बात है। तो अब हम बना रहे हैं जो क्वेश्चन में है, हेडिंग डालिए मेसर्स ओमेगा, वो तो लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। आप चाहे तो थोड़ी कॉपी को वेट ऐसा कर लीजिए ताकि वो बन जाए, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा ट्रेडिंग पैनल बनेगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, लिखना ही पड़ेगा, ऐसे ही होता है। 31 मार्च डैश डैश डैश, वो तो क्वेश्चन में जो भी दिया हो। सर अब क्या करें, अब भैया एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, ये तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप स्टडी मटेरियल में भी इसका फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। फिर एक कॉलम डिपार्टमेंट एक्स का, फिर एक डिपार्टमेंट वाई का, फिर एक डिपार्टमेंट जेड का, और एक टोटल का भी हम बनाते ही बनाते हैं। सर एग्जाम में भी बनाना है कि हाँ बनाना चाहिए। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, जी सर, और फिर टोटल। और ये सभी कॉलम जो हैं अमाउंट इन रुपीस के हैं, डॉलर्स के नहीं, इसलिए लिखना जरूरी। प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखिए, जल्दबाजी में प्रेजेंटेशन नहीं बिगाड़ना है। ठीक है, तो सर अब इलस्ट्रेशन 4 आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। यहां पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने भी अपने सामने क्वेश्चन ले लिया है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक 36, 24, 20, 36, 24, 20, 36, 46, 50, 60, 80,000। कोई टोटल में मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे बताइए। टू परचेज, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट है जी। 132, 88
और 44। प्रियांशु टोटल बता दें तो सर 2,64,000। 2,54,000 टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। ठीक है, अब डेटर्स तो बैलेंस शीट में आएंगे तो वो नहीं, तो सर उसका क्या करेंगे? बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है। बाय सेल्स 264 है। 264 लिख दिया, और बाय सेल्स में 1,80,000 की सेल्स डिपार्टमेंट एक्स की, 135 की डिपार्टमेंट वाई की, और 190 की हो गई ये यहां पर, और ये तीनों सेल मिलाकर 4,05,000 आ गई। जी सर, अब क्या करना है? सर अब क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। तो हमने जी अपना बाय थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना? 45, 17,500, 45,000, 17,500 और 21,000। ये 83,500 है क्या? चेक कर लीजिए, 83,500। हाँ सर, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, और अब कोई डायरेक्ट और भी कोई एक्सपेंस है क्या? नहीं, वैल्यू ऑफ फर्नीचर नहीं आएगी, एरिया तो है, एम्प्लॉय के नंबर्स, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स, ये तो सब ऐसी इंफॉर्मेशन है। तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो आएगा? हाँ सर है सर। मैंने कहा कौन सा? बोले सर कैरियज इनवर्ड है ना। मैंने कहा हाँ यार कैरियज इनवर्ड है, पर सर वो तो टोटल में दिया है। मैंने पूछा बताओ कितना दिया है? बोले सर 3,000। तो अब ट्रेडिंग पीएनएल के लिए क्या है कि जरा एक पेज पूरा छोड़ दें और फिर वर्किंग नोट्स पर आ जाएं। उसमें पहला वर्किंग नोट बना लें, ये एग्जाम में बनाना पड़ेगा, इसके नंबर होते हैं एग्जाम में। इसको हम कहेंगे बेसिस ऑफ अलोकेशन, या इसको अपोर्शनमेंट बोलना चाहिए। अपोर्शनमेंट यानी बंटवारा, हमें बांटना पड़ेगा जी। तो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बेसिस का, एक कॉलम रेशो का। हमें सबसे पहले कैरियज इनवर्ड को बांटना है। कैरियज इनवर्ड परचेज पर लगता है तो मोस्ट रीजनेबल बेसिस परचेज ही होगा। परचेज के रेशो में बांटना पड़ेगा, और परचेज का रेशो अगर आप निकालोगे तो क्या मुझे बता सकते हो रेशो क्या है? 132, 88 और 44। 132, 88 और 44 मेरे हिसाब से ये 3:2:1 आ रहा है। चेक करिए तो। यस सर। तो इसको कैरी इनवर्ट को हम परचेज के रेशियो में बांट देंगे। 3,000 को 3:1 में बांटिए भाई। 3:1 में बांटे तो 1,500। ये मैंने टोटल में 3,000 लिखना था। 1,000 और 500। चेक इट दिस। क्या ये आ गया? जी सर आ गया। अब कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन कर देते हैं। तो वो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है आपका, आप मुझे बता देंगे वैसे तो, लेकिन मैं भी निकाल रहा हूं, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं, या मॉड्यूल में से देख लेता हूं। मुझे क्या है, मैं क्यों कैलकुलेट करूं? मैं तो सीए बन चुका हूं। आपको जरूर मेरा देखकर नहीं लिखना चाहिए। आपको ऐसे क्रॉस भी नहीं लगाना है, आपको टोटल लगाना है। और मैं बता रहा हूं अमाउंट, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दे दें। ये 55,500 आ रहा है, ये 39,500 आ रहा है, ये 46,500 आ रहा है, 1,41,500 आ रहा है। और
बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,500, 39,500, 46,500। सर ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा है, ट्रेडिंग पीएनएल बनवा देते हो आप बस, तो तुमको आता है, बस डिपार्टमेंट वाइज बनाना है, ये नया है। और एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नया होता है, उसका भी ट्रीटमेंट आपने बता दिया, वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, अब क्या करोगे? बोले सर अब आप बताओ क्या करना है। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो पीएनएल में आते हैं, तो कैरिएज आउटवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, और सर सैलरीज, और सर एडवर्टाइजमेंट, और डिस्काउंट अलाउड, और सर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में लिखना इनकम है सर। मैंने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो लिख देता हूं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और सर टू रेंट रेट्स टैक्सेस, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, अच्छे से लिखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना आसान, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सभी एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस लिखने की क्या जरूरत है, बाकी भी एक्सपेंस ही थे, तो टू इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं केवल। और टू लेबर वेलफेयर, लेबर यानी मजदूरों से रिलेटेड कोई खर्चा है, वेलफेयर है, टू लेबर वेलफेयर। अब कैरिएज आउटवर्ड, तो टोटल में 2700, फिर सैलरीज 48,000, फिर एडवर्टाइजमेंट 2700, फिर 2250 का डिस्काउंट अलाउड, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड 1800, ये सब टोटल में दिए हैं। फिर 7500 का रेंट रेट्स टैक्सेस, फिर 1000, फिर 3000, फिर 2400। हाँ सर ये तो है ही, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना चाहिए। अब जो खर्चा टोटल में बताया उसको एक रेशो में बांटना है, तो रेशो में बांटने के लिए सर वर्किंग शो करना पड़ेगी, बिल्कुल। कैरिएज इनवर्ड परचेस पे लगता है सर, आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स पे लगता है, तो सेल्स रेशो में बांटेंगे। सर सैलरीज एम्प्लॉइज को देते हैं, तो अब कुछ और नहीं दिया, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांटेंगे। हालांकि ऐसा जरूरी थोड़ी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट 3:1 है, तो तीनों की सैलरी 3:1 के रेशो में होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। पर जरूरी नहीं है, जब एक्चुअल नहीं मालूम है तो रेशो में बांटना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट हमेशा सेल्स बढ़ाने के लिए ही होते हैं, सेल्स प्रमोशन का ही खर्चा होता है, तो उसे सेल्स के रेशो में बांटना चाहिए। डिस्काउंट एक्चुअली जब बांटना है तो आपको रीजनेबल बेसिस लेना पड़ेगा, रीजनेबल बेसिस। डिस्काउंट अलाउ हम डेटर को करते हैं, डेटर सेल्स से रिलेटेड होते हैं, तो हमें सेल्स के रेशो में बांटना चाहिए। सेल्स बोल लें, टर्नओवर बोल लें। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे हम टर्नओवर वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, हम अपने क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिलता है, और क्रेडिटर से माल खरीदते हैं तो परचेस के रेशो में बांटना चाहिए। फिर रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, इनको एरिया के आधार पर रेंट लगता है, तो फ्लोर स्पेस के आधार पर बांटना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखी है। फिर हमारा डेप्रीसिएशन है जी, अब डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे लगाना है, तो अब कुछ नहीं दिया तो फर्नीचर की वैल्यू के आधार पर बांट देना चाहिए। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेबर वेलफेयर, लेबर भी हमारी एम्प्लॉय होती है, तो लेबर पे हमने कोई वेलफेयर के लिए खर्चा वर्चा किया कुछ उनके उसके अच्छे के लिए, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशो में बांटना चाहिए। और फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है,
तो किस डिपार्टमेंट में अलग अलग मीटर जो भी लगे थे, 1 मीटर लगे थे, उनकी यूनिट्स आई अलग अलग, तो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स के हिसाब से बांटना चाहिए। और हमको याद करिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दे रखा है प्रोविजन भी बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो वो तो रेस्पेक्टिव डेटर्स के रेशो में बांटना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट के जितने रिलेटेड जितने डेटर्स हैं उस रेशो में बांटना चाहिए। 5% के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपसे पूछूंगा एग्जाम में सेल्स का रेशो क्वेश्चन में देखिए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4:3:2 आएगा। कैलकुलेट द सेल्स रेशो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में दे रखे 5:4:3 का रेशो, सेल्स रेशो 4:3:2, सेल्स रेशो 4:3:2, परचेस का रेशो हम ऊपर निकाल चुके हैं 3:2:1, फ्लोर स्पेस का रेशो क्वेश्चन में दे रखा है 6:5:4 आएगा। फर्नीचर की वैल्यू देखोगे तो वो रेशो 2:2:1 आएगा। आप पूरी वैल्यूज ले लीजिए, आपको रेशो बता रहा हूं मैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 543 का रेशो आएगा जी, और यूनिट कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी की 3:2:1 में दे रखी है, और डेटर्स का 5% लेंगे हम। यहां लिख देंगे 5%, यहां रेशो नहीं है, 5% ऑफ रेस्पेक्टिव डेटर्स। यहां पे हम लिख सकते हैं डेटर्स वैल्यू, डेटर्स की वैल्यू के आधार पर प्रोविजन बनेगा, वो भी 5%। ये कई लोग ऐसा सोच रहे हैं अकाउंट से, नो, ये स्टेटमेंट कोई अकाउंट से क्या, ये तो मैथमेटिक्स है यार, ये तो मैथ से सवाल में सब वैल्यू दे रखी है, बस रेशो निकालना है। और आपको रेशो रिड्यूस करने में दिक्कत आती है तो जो वैल्यू दे रखी है वही ले लीजिए आप। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट दे रखी है 300, 200, 100, तो आप 300, 200, 100 लीजिए, लेकिन वो आपके लिए आसान रहेगा 3 to 1 लेना। जी सर, अब मैं बांट रहा हूं यहां पर रेशो में, आप बांटिए प्लीज, देख देख कर ना लिखिए, बांटिए। ये 1200, 900 और 600 आना चाहिए, और सैलरी 20, सैलरी 48 है तो 20, 16, 12 का रेशो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से। फिर एडवर्टाइजमेंट सेल्स के रेशो में है तो 1200, 900, 600। उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट के बाद डिस्काउंट अलाउड है 1000, 750 और 500। फिर रेंट हमारा एरिया के आधार पर बटेगा तो वो एरिया का रेशो 3000, 2500 और 2000 आ रहा है, चेक करिए। डेप्रिसिएशन फर्नीचर की वैल्यू के हिसाब से 400, 200 का रेशो, टोटल 1000। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम के हिसाब से 1500, 1500। मैं सत्य बात बताऊं आपको कि मेरे पास स्टडी मटेरियल है जैसा कि आपके पास भी है, तो मैं अमाउंट वहीं से देख रहा हूं कुछ अमाउंट, क्योंकि करना कुछ नहीं, रेशो बांटना, लेकिन आपको रेशो कैलकुलेट करना चाहिए, ये मेरा मानना। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस भी 1800, 600। कैरी आउटवर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, रेंट एंड रेट्स, डेप्रिसिएशन, लेबर वेलफेयर। डिस्काउंट रिसीव भी था 900, 600 और 300। परचेस के रेशो में बढ़ जाएगा ये 3:2:1 में। और डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन बनाना है तो टू प्रोविजन फॉर डोंट यूज एनी शॉर्ट फॉर्म। जो डेटर्स वैल्यू थी 5% आपको एट द रेट 5% डेटर्स की वैल्यू का 750, 500, 500। सर लेबर वेलफेयर में वाई डिपार्टमेंट पे 8,000 लिख दिया आपने। हाँ, वो 1 जीरो हटा लिया मैंने, तो ये 1750, ये फिगर दिया नहीं था टोटल का, ये तो हमको टोटल से ही आया है जी। और यहां पर आ गया टू नेट प्रॉफिट।
ट्रांसफर टू कैपिटल कैरी डाउन, तो ये आप लोग जरा कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स वाई जेड और टोटल कितना आसान होता है आप देखिए डिपार्टमेंट का ये सवाल, जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं था। ये 26,350 आ रहा है, ये 16,350 आ रहा है, 29,350 आ रहा है, टोटल हमारा 72,000 का आ रहा है। कैलकुलेशन एरर हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओमेगा लिमिटेड का इलस्ट्रेशन 4 डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गया और टोटल भी बन गया। और हेडिंग जरूर लिखिएगा, इस पूरे चैप्टर में हेडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। सर हेडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है अभी आगे समझ में आएगा वो, पर नो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। सर समझ में आ गया। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आ जाता है? वो तो 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है ये, और कितना आसान क्वेश्चन है आप देखें। वर्किंग नोट के भी कम से कम 3 नंबर होंगे जो लिखा है, वर्किंग नोट हमने बनाया है। अगर ये स्टेप मार्किंग होती है ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, कंप्यूटेशन। हेडिंग डालिए, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले कुछ लिखेंगे यहां पर हम। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अरे सर ये तो आपने हमें करवा दिया पहले, अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल जो किए शुरुआत में उसमें आपने हमको जीपी रेट निकलवाया है। नहीं मैं निकलवाया तो है, लेकिन अभी अभी कुछ और बातें आपके साथ करेंगे क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आज मैं आपको एक बात बताऊं यहां पर कि ये एक ऐसा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंट जिसमें कि बड़े टफ क्वेश्चन भी हैं। वैसे कंसेप्चुअली कुछ नया नहीं है इस टॉपिक में। आज तक आप टोटल बिजनेस का ट्रेडिंग पैनल बनाते हुए हैं, अब आपको डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पैनल बनाना है, करना कुछ नहीं है और। लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन बड़े टिपिकल होते हैं, बड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं यदि तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अकाउंटिंग में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे टफेस्ट कैलकुलेशन इसी चैप्टर में है। और मैंने आपके साथ, मैं चाहता तो बड़ा आसान चैप्टर शुरू कर सकता था, लेकिन नहीं, आसान और टफ कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए। इसलिए हमने टॉपिक शुरू किया और यही सीखना है और ढंग से। जीपी रेट हम बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जनरली जनरेटेड फ्रॉम सेल्स। बिजनेस में सेल्स होती है तो जीपी होता है। हाँ सर सही है। ग्रॉस प्रॉफिट मे बी ऑन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेज रहा है तो उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है। इफ सच एट कॉस्ट पे हुआ तो नहीं होगा, पर कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दिया तो उस पे भी होगा निश्चित रूप से। इफ सच एट कॉस्ट एट प्रॉफिट, ठीक है। और इसको कई बार बोला जाता है कॉस्ट प्लस मार्कअप, इसे डराते हैं बच्चों को। और कई बार इसको कहा जाता है कॉस्ट प्लस लोडिंग। एक्चुअली उसका भी कारण है भाई। नॉर्मल मार्जिन जो मार्केट में जिस प्राइस पे बेच रहे हैं
उसी पे अगर डिपार्टमेंट को भेज देते तो वो प्रॉफिट ही है, एग्जैक्ट प्रॉफिट वर्ड ही आएगा। लेकिन ये हो सकता है ना बाजार वालों से कम अलग ले रहे हैं और अपने वालों से कम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो प्रॉफिट के उस डिफरेंट परसेंटेज को बोला जाता है मार्कअप या लोडिंग। लेकिन कोई बात नहीं, तो जीपी रिलेटेड इससे हमें मालूम है, ठीक है। तो सर आप करवाना क्या चाह रहे हो? मैं आपको कुछ करवाना चाह रहा हूं, लिखिए 5 units purchased at rupees 10 per unit, 3 units sold at rupees 15 per unit। अभी मैं ओपनिंग स्टॉक 0 ले लेता हूं और जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2 यूनिट्स का आएगा। 5 में से 3 चली गई तो 2 यूनिट्स बची हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपके साथ ले रहा हूं पर्टिकुलर्स। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। यूनिट सोल्ड, 1 यूनिट बिक गई, 2 यूनिट बिक गई, 3 यूनिट बिक गई, 4 यूनिट बिक गई, 5 बिक गई। सेल्स, 1 यूनिट बिकी तो 15 रुपए, 2 बिकी 30 रुपए, 3 बिकी 45, 4 बिकी 60, 5 बिकी 75। प्रॉफिट, 1 यूनिट में 5 रुपए का प्रॉफिट है, ये इसको हम बोले कॉस्ट बोलने चलो, कॉस्ट। 1 यूनिट 10 की, 2 यूनिट 20 की, 3 यूनिट 30 की, 4 यूनिट 40 की, 5 यूनिट 50 की। प्रॉफिट, 1 यूनिट पे 5, 2 यूनिट पे 10, से दिस इज ए, से दिस इज बी, ए माइनस बी सी। यार ये तो बच्चा भी बता देगा कोई। 15, 20 और 25। तो ये करा क्या रहे हो आप? लिखिए तो प्रॉफिट रेट, तो प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स निकाल रहे हैं, ऑन सेल्स। तो C अपॉन A इंटू 100, 5/15, 10/30, 15/45 और 20/60 और 25/75 इंटू 100 रेट निकालना तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा। तो सर ये करा क्या रहे? मैं रेट निकलवा रहा हूं 33.33%, 33 वो सेम ही आएगा यार, वो तो जिसको आप 1/3 भी बोल सकते हैं। अच्छा सर ऑन सेल क्या लिखवा दिया ना, ऑन सेल्स बार बार क्या लिखना, ऑन सेल्स है ये। लेकिन मेरा अब जो कुछ प्रश्न है आपसे जरा देखना ध्यान से। ये केस 3 में ये सवाल जो है वो केस 3 से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में साफ दिया है कि 3 यूनिट बिकी है, आई गिवन इट। ये बाकी केसेस तो मेरे अज्यूम्ड हैं, मैंने माना कि ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो लेकिन ये केस मतलब मेन बात ये है। तो सर आप इससे हमें क्या बताना चाह रहे हो? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कुछ बातों का मतलब समझें। अगर आपसे पूछें कॉस्ट ऑफ परचेज, तो आप कहोगे 10 इंटू 5 50। आपसे पूछे कॉस्ट ऑफ सेल, सेल यानी 3 यूनिट जो बेची, तो आप कहोगे साहब 10 इंटू 3
30 जो बेचा उसकी कॉस्ट है। अगर आपसे पूछे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आप बोलोगे 10 इंटू 2 20। तो जो खरीदा उसकी कॉस्ट होती है, जो बचा उसकी भी कॉस्ट होती है, और जो बेचा उसकी भी कॉस्ट होती है। अब अगर आपसे पूछे सेल वैल्यू ऑफ परचेज, सेल वैल्यू, सेल नहीं पूछ रहा हूं, सेल वैल्यू, सेल और सेल वैल्यू में अंतर होता है। सेल मतलब होता है जो बेचा उसी की सेल वैल्यू, लेकिन जो खरीदा उसकी सेल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 15 इंटू 5 75 आएगा। सेल वैल्यू ऑफ सेल, ये एक्चुअली सेल्स होती है। मैं आपको बताऊं, जो माल बेचा उसकी सेल वैल्यू सेल्स कहलाती है। तो 15 इंटू 3 45 आएगा। और अगर आपसे पूछे सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो 15 इंटू 2 30 रुपए आएगा। तो मैं यहां पर एक नोट लिखवाऊंगा, सेल वैल्यू एंड सेल्स में डिफरेंस होता है। सेल्स का मतलब सेल्स वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड ओनली, जो यूनिट बेची उसी की सेल वैल्यू को सेल कहते हैं। बाकी सेल वैल्यू तो किसी की भी निकल सकती है। दिस कैन बी कैलकुलेटेड फॉर, ये ओपनिंग स्टॉक होता है, वैसे नहीं है। ओपनिंग स्टॉक होता तो उसकी भी, वो कितने में बिका होगा या बिकेगा, ओपनिंग स्टॉक की भी सेल वैल्यू होगी, परचेस की भी होगी, सेल्स की भी होगी। सेल वैल्यू आप किसी की भी निकाल सकते हो। तो एवरी सेल वैल्यू, एवरी सेल, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि एवरी सेल इज सेल वैल्यू, हर सेल सेल वैल्यू ही है। बट एवरी सेल वैल्यू इज नॉट सेल। सर ये डिपार्टमेंट पढ़ते पढ़ते हम यहां क्यों आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि ऐसी बातें भी क्वेश्चंस में आने वाली है डिपार्टमेंट के। हर सेल वैल्यू सेल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, आपसे भी करवाऊंगा जानबूझ, सेल्स ऑब्लिक सेल वैल्यू बोलूंगा मैं यहां पर। ये ए है, ये मैं इसको येलो हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये सब जो है ना, एक मिनट तो सेल को हमने येलो हाईलाइट किया, तो ये सेल यही है केवल, बाकी सब तो सेल वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। ये भाई, ये तो बाकी यूनिट तो अज्यूम्ड है ना मेरा, एक्चुअली तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, खैर कंफ्यूज ना होइए। क्या इतना क्लियर है आपको? हेलो, यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी Yes, गुड। sir. तो बहुत अच्छी बात। तो मेरा ये कहना है, अगर आपसे पूछे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस, यानी केस 3, यानी 45 माइनस 30 15 रुपए।
बाकी में प्रॉफिट तो है, ये अकेला ही ग्रॉस प्रॉफिट है, बाकी तो सब अज्यूम किया है मैंने, बिकी थोड़ी है यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से तो यही ग्रॉस प्रॉफिट है, बाकी तो मैंने अज्यूम किए 4 केस, 3 यूनिट बिकी जब बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीपी रेट का जो फॉर्मूला हम समझते हैं कि जीपी अपॉन सेल इंटू 100, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, तो 15 अपॉन 45 इंटू 100। सर ये तो बड़ा सिंपल है, आपने निकलवा दिया। हाँ मैंने निकलवा दिया, पर मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि इवन इफ यूनिट सोल्ड नॉट गिवन, देन ऑल्सो यूनिट सोल्ड नहीं दे रखी मान लो, तो सेल्स नॉट कैलकुलेटेड, ऐसा लिखो। इफ यूनिट सोल्ड नॉट गिवन, सेल्स नॉट कैलकुलेटेड, सेल्स कैलकुलेट नहीं होगी, राइट। जीपी नॉट कैलकुलेटेड, तो जीपी नहीं आएगा, राइट। तो कई लोग सोचते हैं कि जीपी रेट का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल इंटू 100 है, तो जीपी नहीं होगा तो जीपी रेशो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, जीपी नॉट कैलकुलेटेड। एंड यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिखवा रहा हूं, इवन इफ जीपी नॉट कैलकुलेटेड, जीपी कैलकुलेट नहीं हुआ, जीपी का अमाउंट, देन ऑल्सो जीपी रेट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है सर, कैसे सर? इफ इन अबाउ क्वेश्चन मान लो यूनिट सोल्ड नहीं दी होती, 3 यूनिट से ऊपर दे रखी थी, नहीं दे रखी थी, यूनिट सोल्ड कितनी नहीं मालूम, नहीं मालूम, देन ऑल्सो जीपी रेट कैन बी कैलकुलेटेड। सर कैसे कैलकुलेट हो जाता? अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूं, कैसे क्या, फंडा ये है, आप लोग जीपी रेट का जो फॉर्मूला उसको जीपी अपॉन सेल इंटू 100 मत बोलिए, आप उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 100 बोलिए। और न्यूमरेटर का फंडा ये है कि न्यूमरेटर में जीपी नहीं आता, प्रॉफिट आता है, और डिनोमिनेटर में सेल वैल्यू आती है। फंडा सिर्फ इतना है कि ऊपर जितनी यूनिट का प्रॉफिट है, नीचे उतनी यूनिट की सेल वैल्यू होनी चाहिए, दोनों कंपेरेबल होने चाहिए। फंडा सिर्फ ये है, चाहे आप 5/15 से निकाल लो, चाहे 10/30 से निकाल लो, चाहे 15/45 से, चाहे 20/60 से, चाहे 25/75 से। आपको नहीं मालूम कितनी यूनिट बिकी है, लेकिन आपको ये तो मालूम था ना कि 5 खरीदी है, 1 बेचते। फंडा ये है कि ऊपर 1 यूनिट का, नीचे अगर 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है सेल वैल्यू, तो ऊपर 1 यूनिट का ही प्रॉफिट लेना है। और यहां पर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एलॉबरेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें काम आएगा आगे। ये है प्रॉफिट, ये जीपी नहीं है, प्रॉफिट ऑन यूनिट्स परचेज। ये तो भाई यूनिट परचेज तो 5 ही थी ना, ये तो इफ 1 यूनिट सोल्ड, इफ ये तो इफ 1 यूनिट सोल्ड, इफ 2 यूनिट सोल्ड, इफ 3 यूनिट सोल्ड, इफ 4 यूनिट सोल्ड, इफ ऑल 5 यूनिट सोल्ड। तो ये फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल इंटू 100 नहीं है, ये प्रॉफिट ऑन यूनिट परचेज्ड डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू ऑफ परचेज। पूरी की पूरी यूनिट जो खरीदी थी 5, अगर वो बिकेगी तो 75 रुपए में बिकेगी, और 1 यूनिट पे 15 की भी है, 10 की खरीदी थी तो 5 का प्रॉफिट होगा, तो 5 यूनिट पे 25 का प्रॉफिट होगा। तो ये 1 यूनिट सोल्ड पर है, ये 2 यूनिट सोल्ड पर है, ये 3, किसी पे भी निकाल लो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। और ये पूरी 5 यूनिट सोल्ड पर है, तो 5 यूनिट तो परचेज है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको जीपी रेट का बताया, जो हमें हमेशा मालूम होना चाहिए, क्योंकि जीपी रेट का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल इंटू 100 वो ठीक है यार बोलने के लिए, लेकिन लॉजिक तो है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 100।
ऊपर जितनी यूनिट का प्रॉफिट है और नीचे उतनी यूनिट की सेल वैल्यू होनी चाहिए, तो जीपी रेट सेम ही आएगा हमेशा। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये पूछूंगा आपसे कि क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड।